रास्ता है, कोई रास्ता नहीं सूझता। रंग वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? खुशियों के। वसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है? उचित अवसर का लाभ न मिलना। उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? व्यर्थ। चित्रगंध से कवि का क्या आशय है? मधुर यादों के साथ उसके आसपास की गंध चंद्रिका का प्रतीकार्थ है। जीवन के सुखद क्षण। कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? दुखद पक्ष को। दुविधा सह साहस क्या है? ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रस्त हो। छाया छूना का प्रतीकार्थ क्या है? स्मृतियों को ताज़ा करना। छाया मत छूना। कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? 1918। कवि छाया छूने से मना क्यों कर रहे हैं? इससे दुख द्विगुणित हो जाता है। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया का क्या अर्थ है? धन वैभव के पीछे दौड़ने की व्यर्थता। गिरिजा कुमार माथुर मुख्य रूप से किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? प्रयोगवादी। कविता कन्यादान। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? अस्पष्ट सुख का। किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? लड़की को। किसे अंतिम पूंजी कहा गया है? कन्या को। कन्यादान का रिवाज कब निभाया जाता है? कन्या के विवाह के अवसर पर। ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर में। बहुत थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? आज़ादी। लड़की की मां दुखी क्यों थी? क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पना करती है? रंगीन। कविता में लड़की के सपने न होने का क्या आशय है? दुनियादारी को न समझना। सयानी लड़की कैसी होती है? बहुत समझदार। शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को। तुकों और लयबद्ध पंक्ति का अर्थ है सीधी बात को समझना। सयानी शब्द का अर्थ है बड़ी। लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल। लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? संभावित। कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? मां का। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? तुक और लय। कवि ने लड़की को किन सुखों में लीन दर्शाया है? काल्पनिक। कविता में शब्दों के द्वारा किसी वास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखाने को क्या कहा जाता है? शाब्दिक भ्रम। कन्या को आग के सदुपयोग की सलाह कौन देता है? कन्या की मां। कन्यादान के समय मां का हृदय कैसा हो जाता है? बहुत दुखी। ऋतुराज का जन्म कब हुआ? 1940। तुक और लय। कविता में किसका संचार करती है? आनंद का। लड़कियां किसकी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं? ससुराल वालों की। दहेज के लोभी किसे आग से जला देते हैं? कन्या को। कन्यादान पर लड़की जैसा न दिखने का आशय है। आवश्यकता। अनुरूप, कठोर और कोमल होना। कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? लड़की की मां के। लड़की को अभी क्या नहीं करना आता? दुख की भावना को समझना। वस्त्र और आभूषण को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? शाब्दिक भ्रम की तरह। धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? विषय का स्पष्ट ज्ञान न होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माइनस ये वाक्य किसे जताकर याद दिलाया गया है? वधू को। 8-9 संगतकार। मुख्य गायक के स्वर को कौन उठाता है? संगतकार। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? संगत। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके तथ्य के विरुद्ध है? संगतकार के। नौसिखिया शब्द का क्या अर्थ है? नया सीखने वाला। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखने को क्या मानता है? मनुष्यता। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अपने गायक की शक्ति को बढ़ाने के लिए। मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? टूटती बिखरी। संगतकार का अर्थ क्या होता है? सहयोगी। संगतकार नामक कविता में किसकी महानता का उल्लेख किया गया है? संगतकार की। मुख्य गायक की गरजती आवाज में अपनी गूंज मिलाने का कार्य किसका है? संगतकार का। संगतकार मुख्य गायक की अपेक्षा अपनी आवाज को नीची क्यों रखता है? मुख्य गायक के सम्मान में। संगतकार के लय के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना।
किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मुख्य गायक के मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तार सप्तक। सप्तक शब्द का क्या अर्थ है? संगीत के 7 स्वर। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? करुण तथा वजनदार। जटिल शब्द का क्या अर्थ है? कठिन। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? संगतकार। चलिए अगला चैप्टर है हम लोग बताते हैं, जो कि है बीवी नेताजी का चश्मा। पाठ 10 नेताजी का चश्मा। हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों आई? नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर पानवाले के लिए क्या बात मजेदार थी? मूर्ति पर चश्मा न होना। हलदार साहब की दृष्टि में कस्बे का अध्यापक कैसा था? क्योंकि वह वहीं पर चश्मा नहीं लगा पाया था। हलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न होने पर क्या कारण सोचा? मूर्ति का अच्छा न होना। मूर्ति किसने बनाई थी? हलदार साहब ने। हलदार साहब के लिए चश्मे वाली बात कैसी थी? चकित और द्रवित। कस्बे में प्रशासनिक विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? नगर पालिका की। ओपन एयर सिनेमा घर से क्या आशय है? कस्बे के सिनेमा घर। कस्बे में क्या नहीं था? लोहे का कारखाना। किसने बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगवा दी? नगर पालिका के एक अधिकारी ने। हलदार साहब कितने दिन उस कस्बे से गुजरे थे? 15। हलदार साहब की क्या आदत थी? चौराहे पर पान खाना। हलदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। कैप्टन को देखकर हलदार साहब अवाक क्यों रह गए? कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। कैप्टन क्या कार्य करता था? वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हलदार साहब क्या सुनकर भावुक हो गए? कैप्टन के मृत्यु का समाचार। नेताजी का चश्मा कहानी में किस भावना को दर्शाया गया है? देशभक्ति। नेताजी का चश्मा किस पाठ महान व्यक्ति के बारे में है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? विपुत होती देशभक्ति की भावना। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? उन्हें अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? कस्बे के हाईस्कूल के ड्राइंग मास्टर को। मोतीलाल जी ने नगर पालिका बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। मूर्ति को क्या देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी? मूर्ति के आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होना। कैप्टन क्या बेचता था? चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? विपुत होती देशभक्ति की भावना। मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? कस्बे के हाईस्कूल के ड्राइंग मास्टर को। चलिए अगला चैप्टर है हम लोग बताते हैं, जो कि है बीवी बाल गोविंद भगत। पाठ 11 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पात्र का संपादन किया था? तरुण भारत। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में। लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? पुत्र की मृत्यु पर। भगत जी का पुत्र मानसिक रूप से कमजोर था। उसे देखकर भगत का क्या आचरण था? जागरूक था। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? संत समागम के लिए। लोभ की ओझल सोच में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? जैसे वीणा की तार टूट गई हो। सच्चे साधु की पहचान किससे होती है? उनके विचारों से। लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता था? वे ब्राह्मण थे। बाल गोविंद भगत किसे साधन मानते हैं? कबीर को। बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की। बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? खेती। भगत जी का कौन सा गीत लोग